गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे क्या? ठीक। एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में एक लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? भारत को अलग अलग पॉकेट्स में डिवाइड किया गया है, पूरे एरिया को, जहां पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उग सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कुल 15 भागों में विभाजित किया गया है भारत को। ठीक है, नोट कर लिए इतना। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट नए पेज से हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में जलवायु, क्लाइमेट इन इंडिया। क्लाइमेट इन इंडिया, भारत में जलवायु। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? मानसून का। और कौन कौन से मौसम होते हैं भारत में? शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु। और कोई ऋतु होता है क्या? अगर हिंदी, अच्छा हिंदी महीनों के नाम याद है आपको? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसा करके। किसी को याद हो तो बिल्कुल तोता की रहते सुना दो बिल्कुल। चलो जहाँ कंफ्यूजन होगा बताएंगे। आप बताओ, शुरू करो चैत्र से। मतलब शुरू से ही कंफ्यूजन है। अच्छा, क्रम इधर उधर हो जाता है, इधर उधर निकल जाता हूँ, ऐसा है। और किसी को हिंदी महीनों के नाम चैत्र से लेके पूरा, कोई ट्राई करो। ठीक है, भादो तक पहुंच गया। फिर लास्ट में एक छूट गया, फागुन, फाल्गुन। ठीक है, दोनों मिलके पेपर क्रैक कर सकते हो आप लोग। 6 आपने बताया, 6 आपने बता दिए। ठीक, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, भादो, पुष, माघ, फागुन। बीच के फिर खा गए। चलिए, मैं बात कर रहा था कि अगर भारत में हिंदी महीनों के नाम के हिसाब से अगर मौसमों का विभाजन करें तो आपको कुल 6 मौसम दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि चैत्र से अगर शुरू करेंगे तो शुरू के 2 महीने होते हैं, इनको रखा जाता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। उसके बाद में जो 2 महीने होते हैं, इनको रखा जाता है मानसून या फिर वर्षा ऋतु के अंतर्गत। इसके बाद के जो 2 महीने हैं, इसको रखा जाता है आपका शरद ऋतु के अंदर। एक वर्ड होगा, हमने शायद 8वीं 10वीं के आसपास पढ़ा होगा, शरद ऋतु। उसके बाद के जो 2 महीने हैं, इसको रखा जाता है हेमंत ऋतु के अंदर। उसके बाद शीत ऋतु और फिर लास्ट में बसंत ऋतु। ठीक है, ये 6 महीने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हैं।
पर जब बात करते हैं कि भूगोल के हिसाब से, जब भूगोल के हिसाब से पढ़ने की बात आती है तो हम सिर्फ 4 ऋतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपका शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, एक और कौन सा, ऑटम, या आपका शरद ऋतु। ठीक, इन 4 मौसमों को हम भूगोल के हिसाब से अध्ययन करते हैं। जब भारत में मौसम की बात आती है तो जनरली मौसम में हम शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु इसका अध्ययन नहीं करते हैं। जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वर्षा ऋतु या मानसून से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मानसून कब आता है, कैसे आता है, इसका विभाजन किस तरीके से है, कहाँ पे पहले बारिश होती है, कहाँ पे बाद में बारिश होती है, किसी विशेष स्थान पे किसी खास समय पे जो वर्षा होती है इसका क्या नाम है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बारिश होती क्यों है, बारिश होने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। कुछ नोट मत करिएगा, सब नोट्स आपको मिल जाएगा। बारिश होने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, टेम्परेचर। ठीक है, तो एक डायरेक्ट फैक्टर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर हो गया, वहां पे कितना इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, उसके आसपास कितना जल कह सकते हो कि वाटर बॉडी मौजूद है, नदियां हो गए, झील हो गए, तालाब हो गए, या फिर आपके समुद्र हो गए, ओशंस हो गए, ये सब कितने मौजूद हैं। और इसके अलावा हाँ, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, मैदानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ है क्या, हवा की दिशा भी, ठीक है, हवाओं की दिशा, ये आपका एक इनडायरेक्ट फैक्टर है। इसमें डायरेक्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर में चेंजेस होंगे हवा की दिशा उसके हिसाब से बदलने लगती है। ठीक, शुरुआत करें कि भारत में बारिश कैसे होती है, किस तरीके से होती है। तो यहां पे सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि वर्षा के कारक कौन कौन से हैं, वर्षा हेतु कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आपने बताया कि तापमान कैसा है, एक फैक्टर है कि आसपास भौगोलिक स्थिति कैसी है, एक फैक्टर है जल स्रोत, आसपास किस तरीके के जल स्रोत मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा पवनों की दिशा, पवन किस दिशा में उस मॉइस्चर को, उस आर्द्रता को लेकर के चल रहे हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक, इन कुछ बेसिक फैक्टर्स पे अगर हम चर्चा करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है तापमान। अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें, कारक की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका तापमान। आपने ये कुछ वर्ड सुने हैं क्या, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन। सारा खेल इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का है। ठीक है, आपको यह पता है कि गर्म वायु ऊपर उठती है, एक बेसिक सा फंडामेंटल फैक्ट है कि हमने पढ़ा है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, गर्म जल ऊपर उठता है। ठीक है, गर्म चीजें ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। जैसे कि आपका हीलियम से भरा गुब्बारा किस लिए ऊपर उठता है, क्योंकि वो उसका एयर डेंसिटी कम है, हीलियम का डेंसिटी कम है। लेकिन वहीं पे जब आप देखोगे कि हॉट एयर बलून देखें, टूरिस्ट स्पॉट कई जगह पे उसको चलाया जाता है, हॉट एयर बलून, जहां पे गैस से उस गुब्बारे के अंदर की हवा को बार बार गर्म किया जाता है। तो हॉट एयर बलून ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो हवा भरा है वो गर्म है। ठीक है, एक होता है हीलियम वाला बलून जो मार्केट में मेले में हमको मिल जाता है कई बार। ठीक है, जो बच्चे खेलने के लिए लेते हैं, वो ऊपर उड़ता रहता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हीलियम अपने आप में एक लाइट गैस है। ठीक है, इसकी वजह से ऊपर उठता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बात करें कि जो हॉट एयर बलून है वो क्यों ऊपर उठता है, क्योंकि उसके अंदर की हवा को बार बार गर्म किया जाता है। ठीक है, वही सेम चीज अगर आप पृथ्वी के ऊपर अप्लाई करोगे तो यहां पे अगर आप देखो कि मान लीजिए कि ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अच्छा, यहां पे कितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कितने लोग इंजीनियर्स हैं, और कोई
अच्छा, एक एक करके नहीं उठाना है भाई, जितने हैं एक बार में हाथ उठा सकते हो, ठीक है, 2 लोग। बाकी लोग के लिए एक छोटा सा विजुअलाइजेशन का, आपका विजुअलाइजेशन कैसा है, बाकियों ने शायद पढ़ा होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे हमको ये बताया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप कितने अलग अलग एंगल से देख सकते हो। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप सीधे इस एंगल से देख रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है? सिर्फ इतना, एक आयत है। इस एंगल से जब आप देखोगे तो स्क्वायर या एक बड़ा आयत जैसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। और इस एंगल से देखोगे तो आयत है पर इसका लंबाई ज्यादा है, इसमें इसकी चौड़ाई ज्यादा है। मतलब इसी एक ऑब्जेक्ट को जब आप अलग अलग एंगल से देखोगे तो ये आपको अलग अलग शेप में दिखाई देता है। जब हम बात करें कि पृथ्वी को अब आप किस तरीके से देखोगे, यहां पर 0 डिग्री देशांतर पे खड़े होकर के देख रहे हो आप, ठीक है। ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, यहां पे आप खड़े हो, यहां से आप देख रहे हो, ठीक है। आपको ये 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर का 5 या 10 डिग्री तक का एरिया दिखाई दे रहा है और इसके नीचे तक का 10 डिग्री तक का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको एरिया आपको इतना दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका 0 डिग्री, 10 डिग्री और ये 10 डिग्री। इसको मान लीजिए नॉर्थ, एक साउथ। जब आप यहां पे खड़े होकर के देख रहे होंगे तो यहां पर आपको क्या नजर आएगा, जितना भी एयर यहां पे है 0 डिग्री और इस 10 डिग्री के बीच में या 10 डिग्री 5 डिग्री के बीच में, ये पूरा का पूरा एयर हमेशा गर्म होकर के इस तरीके से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा होगा। कभी आपने मृगमरीचिका का नाम सुना है? क्लास 10th में एक पढ़ा था हमने। या गर्मी के समय में रास्ते में हमको ऐसा लगता है कि जो डामर का जो रोड है बहुत गर्म हो जाता है, तो हमको वहां पे जो हवा जो है वो लहराता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही एक हल्का सा विजुअलाइजेशन यहाँ पे करना, इस 0 डिग्री 10 डिग्री के बीच का जो एयर है वो ऊपर उठ रहा होगा। अब ये ऊपर क्यों उठ रहा होगा, तो हमको पता है कि सूर्य की लंबवत किरणें जहां पे ज्यादा पड़ेंगी वो एरिया क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। सूर्य की लंबवत किरणें जहां पर ज्यादा पड़ेंगी वो एरिया ज्यादा गर्म होगा। और आपको ये भी पता है कि भारत की स्थिति कैसी है, लगभग कर्क रेखा इसको बीच से काटती है, ठीक है। भारत जो है वो कर्क रेखा के नजदीक मौजूद एक देश है। इस तरीके से लगभग 23.5 अंश अक्षांश रेखा जो है वो इसको बीच से काटता है। कर्क रेखा के पास मौजूद होने से भारत की स्थिति एकदम विशेष हो जाती है अन्य देशों की तुलना में। यहाँ पे हमको उष्णकटिबंध वाला भी एक माहौल मिलता है, एक मौसम मिलता है, और शीतकटिबंध वाला भी मौसम देखने को मिलता है। ये जो पूरा एरिया है इसको उष्णकटिबंध कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे साल भर तापमान ज्यादा होता है कंपेरेटिवली अदर एरिया के, ठीक है। यहाँ पे तापमान वर्ष भर ज्यादा होता है। भारत में जब यही चीज आप अप्लाई करोगे तो भारत की टोपोग्राफी कैसी है, दक्षिण की तरफ हम चलते जाएंगे, मतलब मध्य प्रदेश के नीचे के एरिया में चलेंगे तो यहाँ पे पठारीय क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है। पठार यहाँ पे ज्यादा है। और उत्तर की तरफ मैदान, और उसके ऊपर में चले जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। ये जितना भी पठारी क्षेत्र है मध्य प्रदेश और इसके नीचे का एरिया, ये वर्ष भर क्या होता है, गर्म होते रहता है। जब आपका गर्मी का सीजन होता है तो ये वर्ष भर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और गर्म जो चीज गर्म होती है वहां पे कैसा एक फील्ड डेवलप होता है, लो प्रेशर जोन। और जहां पर ठंडा हवा मौजूद है वहां पे हाई प्रेशर जोन। अब आपको एक फैक्ट ये भी पता है कि हवाओं की दिशा किस तरीके से होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करती हैं। वही चीज यहां पे अगर आप देखोगे तो ये है यहाँ पे लो प्रेशर, ये पूरा एरिया यहाँ पे लो प्रेशर वाला। इसके आसपास की जो भी हवा होगी जो कि कंपेरेटिवली हाई प्रेशर पोजीशन पे होंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक स्केल लेके हम मेजर करें कि इसको हम हाई प्रेशर कहेंगे, इसको लो प्रेशर कहेंगे। यहां पे हमेशा कंपेरेटिव, हम इन चीजों को हम कंपेरेटिवली याद करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इस जगह पर जो वायु है उसकी तुलना में यहाँ का जो वायु है वो अपेक्षाकृत ठंडा होगा या हाई प्रेशर जोन में होगा। और ये जो एरिया है वहां पे गर्म वायु होगी, हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करेगी। वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा, मतलब हवा जो है वो कम होती रहेगी। और यहां से जो हवाओं का सर्कुलेशन है, जो मोशन है, वो इस दिशा में बनता रहेगा, ठीक है।
इसी वजह से इस पूरे एरिया की जो हवाएं हैं वो कहाँ पे इस एरिया से हवाएं जो है वो इस तरफ आपके भूमध्य रेखा की तरफ जाने का प्रयास करती रहेंगी। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया आपका तापमान से संबंधित। अब दूसरा चीज, जल स्रोतों की उपस्थिति। जब हम बात कर रहे हैं कि भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और भारत के दोनों तरफ या तीनों तरफ कह लीजिए कि खूब सारा वाटर बॉडी है। ठीक है, जल यहाँ पे बहुत सारा मौजूद है। इस पूरे एरिया में क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, भरपूर वाष्पीकरण होगा। और यहाँ से जो वाष्पीकरण है वो अब क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पठारी क्षेत्र है और यहाँ पे गर्मी की वजह से तापमान बढ़ते जा रहा है। कंपेरेटिवली यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है। जल जो है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। भूमि जो है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। यहाँ पर जो लो प्रेशर जोन है इसको भरने के लिए पूरे समुद्र की तरफ से जो हवाएं हैं जो कि हाई प्रेशर पोजीशन पे हैं, वो कहाँ पे चलेंगी, भूमि की तरफ चलना शुरू करती हैं। पूरे गर्मी के मौसम में यही स्थिति बनते रहती है। मतलब यहाँ से जो पूरी आर्द्रता है वो ऊपर उठते रहेगी, वाष्पीकरण होकर के आर्द्रता ऊपर उठती रहती है, ऊपर जाकर के संघनन होते रहता है। मतलब ये पूरा जो आर्द्रता है यहाँ पे जो आपका मॉइस्चर है वो ऊपर जाके कंडेंसेट होते रहता है और एक समय बाद ये क्या करती हैं, इस तरफ मूव करने का प्रयास करती हैं। और जब यहाँ पर आकर के ये वायु जब ठंडी होने लगती हैं तब जाकर के यहाँ पे क्या होगा, वर्षा की स्थिति निर्मित होती है। यही चीज आपके इस मैप के अंदर बताया गया है कि वर्ष भर बारिश की स्थिति किस तरीके से होगी। भारत जो है वो तीन तरफ से पूरे वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ये जो एरिया है जिसको हम कहते हैं अरब सागर, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। जो जितना भी मॉइस्चर यहां से इकट्ठा हुआ है जिसको कि हम भारत में मानसून के नाम से जानते हैं, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से जो चलने वाली पवनें हैं इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि अरब सागर की शाखा से संबंधित है। दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कह रहे हैं? दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम की दिशा से ये ऊपर की तरफ चल रही हैं, दक्षिण पश्चिम से पैदा होने वाली। ठीक है, ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। और अरब सागर, क्योंकि इस एरिया को हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून ये जो है अरब सागर शाखा से संबंधित है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ से जितना भी मॉइस्चर इकट्ठा हुआ है वो चलने लगेंगी गर्मी के बाद में। जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है, इसको भरने के लिए इन हवाओं की दिशा इस तरफ बहने लगेंगी। ठीक है, इस तरफ जाने लगेंगी। लेकिन एक सिचुएशन भी हमने पढ़ा, ये जो पूरा एरिया है आपका कौन सा पर्वत वाला क्षेत्र है, ये पूरा एरिया पश्चिमी घाट वाला एरिया है। पश्चिमी घाट एरिया पे पहुंचते हुए ये क्या करती हैं, ये इस पूरे पर्वत श्रृंखला को क्रॉस नहीं कर पाती हैं और जितना भी बारिश है वो इस एरिया में पश्चिमी घाट के पश्चिम की दिशा में ही जितना बारिश है वो मतलब जितनी उनकी कैरिंग कैपेसिटी थी वो यहाँ पे गिराते हुए चलती हैं। इन पर्वतों से टकराकर अब इनकी दिशा उत्तर की तरफ हो जाती है। ठीक है, इन हवाओं की दिशा मतलब यहाँ पे तो एक बैरियर मिल गया इनको। ठीक है, यहाँ पे एक बाधा मिल गया। अब पवन क्या है, जिस तरफ उनको फ्लो करने के लिए इजी डायरेक्शन मिलेगा उस तरफ चलती चली जाएंगी। यहाँ पे इनको जो बैरियर मिला इसको अब या बाईपास ना करके ये अपना दिशा मोड़ लेती हैं और चलने लगती हैं उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ जब चलने लगती हैं यहाँ पे इनको वापस से कुछ सिचुएशन मिलता है। एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है विंध्याचल के नाम से, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे मिलेगा कौन सा, सतपुड़ा के नाम से, और एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है अरावली के नाम से। इसको जिस भी दिशा में गैप मिलता है वहां पे ये घुसने का प्रयास करती हैं और इसी वजह से ये देखो यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कुछ एयर मास यहाँ पे मूव कर जाएगा। कुछ एयर मास जो है वो सतपुड़ा के नीचे, कुछ एयर मास विंध्याचल के ऊपर, और बाकी का जिसको जितना स्पेस मिलता है वो उसके हिसाब से उस दिशा में मूव करने लगेंगे। बाकी का जो एयर मास है वो अरावली के पैरेलल आगे बढ़ने लगेंगे। अरावली के पैरेलली जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इनको कोई बैरियर नहीं मिला जिसकी वजह से वो वहाँ पे ठहर सके और बारिश कर सके। ठीक है, अब क्योंकि इनको यहाँ पे बैरियर नहीं मिल रहा है, कोई भी बाधा नहीं मिल रही है, तो ये बस आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका एक और रीजन क्या है कि यहाँ पे वर्षा नहीं हो पा रही है। पहला तो रीजन हमने बात किया क्योंकि यहाँ पे कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, ये वहाँ पे ठहर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं चल रही होती हैं।
ठीक है, गर्मी के मौसम में यहाँ पे भी मौसम गर्म हो चुका होता है। इस मैदानी क्षेत्र से जो गर्म हवाएं हैं वो भी इस दिशा की ओर ट्रेवल कर रही होती हैं, और ये जो है ये गर्म हवाएं इसका मॉइस्चर और कम कर देती हैं, इस पूरे हवा की नमी को और कम करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है वो सूखाग्रस्त हो जाता है। उसके बाद में ये हवाएं जब दिल्ली की तरफ मूव करती हैं, इस तरीके से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ, वहां पर जाकर के ये कुछ मात्रा में वर्षा करती है, क्योंकि इनका ज्यादातर वर्षा कहां पे खत्म हो गया है, इनमें ज्यादातर जो मॉइस्चर था, नमी था, वो कहां पे खत्म हो गया है, पश्चिमी घाट में। बचा हुआ कुछ हिस्सा विंध्याचल, अरावली के बीच में, इसके आसपास के एरिया में, और जो कुछ बच गया वो इस तरफ। उसके बाद में इसके और नीचे आएंगे, ये जो पूरा एरिया है यहां से इस तरफ से भी हवाएं चल रही होंगी। कुछ एरिया जो कि इसके नीचे से बह रहा था तमिलनाडु वाले एरिया से, ये कहां चलेंगी, इस तरफ। ठीक है, पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में आपका इवापोरेशन हो रहा है। जो एरिया आपका अरब सागर की तरफ से वेस्टर्न घाट में टकराया है वो तो आगे निकल गया उत्तर की तरफ। जितने एरिया इसके नीचे का था तमिलनाडु की तरफ से होते हुए कहां चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये कहां चला जाएगा, इस तरफ। ठीक है, ये पूरा एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया। जब ये हवाएं बे ऑफ बंगाल की तरफ से ट्रेवल कर रही हैं तो इसमें और ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठा होने लगेगा और ज्यादा नमी इकट्ठा करेंगी, और ये जा करके सीधा कहां पे टकराती हैं, यहां पे। कौन सा एरिया है ये, कौन सा राज्य है, गारो खासी जयंतिया वाला। कौन सा राज्य, कौन सा है, मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य में जब ये यहाँ पे टकराती हैं तो यहाँ पे एक कीप नुमा आकृति हो जाती है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, यहाँ पर जब ये हवाएं टकराती है, कुछ हवा यहाँ पर टकराती है और कुछ हवा इसके पश्चिम की तरफ से होकर के आगे निकल जाती हैं। जहाँ पे इसको जैसा बैरियर मिलता है उसके हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हवा यहाँ पे गारो खासी जयंतिया के बीच में जाकर के ट्रैप हो गया, फंस गया, वो यहीं पे घनघोर वर्षा करेगी, बहुत ज्यादा बारिश करेगी, क्योंकि अब इसको आने जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो एरिया वेस्ट बंगाल की तरफ चला था वो यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकरा करके वापस पश्चिम की तरफ मुड़ जाएंगी, और यहाँ पे बिहार, यूपी और आपके उत्तराखंड, इन सब एरिया में बारिश करते हुए आगे बढ़ेंगी। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते इनमें अब नमी की मात्रा, मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाता है और दोनों हवाएं यहाँ पे आकर के आपस में टकरा जाती हैं। ये पूरा था आपका मानसून किस तरीके से आता है और भारत में वर्षा किस तरीके से होता है। यही हवाएं जब मध्य भारत से भी होकर के प्रवेश करती हैं तब बाकी के राज्यों को भी कुछ मात्रा में वर्षा प्राप्त हो रही होती है। ठीक, उसके बाद में ये चीज इसी आपके पश्चिमी घाट से संबंधित है। जैसे कि पश्चिमी घाट से यहाँ पे हवाएं ऊपर उठना शुरू हुई। ठीक है, इस एरिया में जितना ज्यादा बारिश कर सकती थी बारिश करके आगे बढ़ गई उत्तर दिशा की तरफ, और जो कुछ हवा इधर पश्चिम की तरफ बह पाती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, मॉइस्चर बहुत कम हो चुका होता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत बारिश करते हुए ये आगे निकल जाती हैं। इसीलिए ये जो पूरा एरिया है इस पश्चिमी घाट के पूर्व के तरफ का जितना एरिया है ये रेन शेडो एरिया बन जाता है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। उसके बाद में ये तो हो गया आपका मानसून वाला संबंधित, मानसून से संबंधित कि मानसून किस तरीके से भारत में वर्षा करता है। उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि कुछ स्थानों पर भारत में ठंडी के आसपास भी बारिश होती है, ठंड के आसपास भी वर्षा हो रही होती है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, यहां पे अगर भारत के पश्चिम की तरफ चले जाएंगे तो ये कौन सा देश है, पाकिस्तान उसके पश्चिम में, अफगानिस्तान उसके पश्चिम में, ईरान उसके पश्चिम में, इराक उसके पश्चिम में, इराक उसके ऊपर में कैस्पियन सी, उसके और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो एक जगह आता है, एक समुद्र, एक वाटर बॉडी है, उसको कहा जाता है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। पृथ्वी पर अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे जैसा टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसके हिसाब से वहां पे अलग अलग मौसम बनते होते, अलग अलग तरीके की जलवायु बन रही होती है। जिस समय भारत में बारिश वाला सिस्टम था, बारिश वाला जलवायु था, उस समय इसी भूमध्य सागर पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर खूब टेम्परेचर होता है
और इस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर खूब सारा इवेपोरेशन हो चुका होता है। ये जो हवाएं हैं पृथ्वी की गति की वजह से किस तरफ बहना शुरू करती हैं? पूर्व की तरफ बहना शुरू करती है, ठीक है। और इसी भूमध्य सागर से निकली हुई पूर्व की तरफ बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? जेट धारा कहते हैं, ठीक। इस पूरी हवा को, इस पूरे एयर मास को क्या कहते हैं? जेट धारा कहा जाता है। उसके बाद में भारत के उत्तर दिशा में यहां पर एक पठार मिलता है हमको, कौन सा? पामीर का पठार, ठीक है। भारत के उत्तर की तरफ यहां पे एक पठार है, पामीर का पठार, और इस पामीर के पठार के दक्षिण में आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और उसके नीचे पूरा हिमालयन रेंज। इस पूरे एरिया में एक बैरियर क्रिएट हो गया इस हवा के लिए। किसके लिए? जेट धारा के लिए। जेट धारा के लिए यहां पर जो बैरियर क्रिएट हो गया, तो ये क्या करेगा भाई? इसको सिंपल सा एक फंडा है, जहां से इसको रास्ता मिलेगा वहीं से चल देगा। इस पूरे एरिया में जहां से इसको बैरियर मिला, ये उसके उत्तर और दक्षिण की तरफ दो भागों में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। उत्तर की तरफ जो हवाएं बहती हैं इसको हम कहते हैं इस जेट धारा की उत्तरी शाखा, और जो दक्षिण की तरफ हो गया उसको कहा जाता है जेट धारा की दक्षिणी शाखा। हिमालय के उत्तर में है, अब ये उधर नेपाल, चीन की तरफ कुछ भी करे इससे हमें मतलब नहीं है। ये जो दक्षिण शाखा है, क्योंकि भारत में गुजरता है तो इसको हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये जो जेट धारा है जो कि दक्षिण की तरफ बह रहा है, और ये किस तरफ से बह रहा है? ये पंजाब, हरियाणा, इस तरफ नेपाल होते हुए आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए ये बहने लगता है, ठीक है। अब ये यहां पर बहता है और वापस से इस एरिया में पहुंच गया। ये एरिया कौन सा था आपका? ठीक है, गारो खासी जयंतिया वाला एरिया हो गया। कुछ हवाएं यहां से होकर के आती है, अब यहां पे इनको एक बैरियर मिल गया, कौन सा? हिमालय का है। हिमालय ही यहां पे बैरियर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक। ये जो पूरा एरिया था यहाँ पे, इसको मतलब पूरा बैरियर ऐसा मिला है कि इसको वापस पूर्व की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब इसके पास एकमात्र रास्ता क्या है? इधर दक्षिण पश्चिम की तरफ ही लौटेगा, ठीक। यहां से जो एरिया है दक्षिण पश्चिम की तरफ, जिसको जैसा भी स्पेस मिलता है वो बहने का प्रयास करता है। यही जो पूरा एरिया था आपका बारिश के बाद वाला, जो एयर यहां पे आया था, शुरुआत हुआ था, उसमें खूब सारा मॉइस्चर था। बरसाते हुए आया, मॉइस्चर खत्म हो गया, वापस इसको इस तरफ मिलना, इस तरफ वापस नीचे आना था, लेकिन अब इसमें मॉइस्चर तो खत्म हो गया है, लेकिन इसमें जो कह सकते हो कि गर्मी थी वो भी खत्म हो गई है। अब ये हो जाता है बिल्कुल ठंडा, ठंडा और शुष्क। ठंडा इसलिए क्योंकि ये नमी लेकर के आ रहा था, इसलिए ठंडा था, और दूसरा चीज सूख क्यों गया है? क्योंकि इसकी नमी अब खत्म हो चुकी है, ठीक। तो ये शुष्क और शीत वायु बन जाती है, और यही जो पूरा एरिया है अब शीतकाल की चपेट में आ जाता है। ये जो पूरा एरिया है वहां पे शीत लहर जैसी स्थिति बनने लगती है। मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, इस पूरे एरिया में शीत लहर जैसी स्थिति बनने लगती है। इसका जो बचा हुआ हिस्सा था इस पूरे एयर मास का, वो आपका पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंचा, वहां से टकरा करके इसको जहां से स्पेस मिला ये दक्षिण की तरफ मूव करना शुरू करता है। अब जब दक्षिण की तरफ मूव करना शुरू करता है, यहां तक तो ये भी अपना बारिश खत्म कर चुका होता है। ये एरिया जो है वो शुष्क और शीत वायु वाला होता है, लेकिन जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी की तरफ पहुंचता है, वापस से इसको एक नमी वाला क्षेत्र मिल जाता है, ठीक। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से ये जितना हो सकता है वापस से नमी इकट्ठा करेगा और वापस दक्षिण पश्चिम की तरफ चलने शुरू करेगा। इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा? कुछ एरिया में, जैसे कि आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र हो गया, आपका तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में खूब वर्षा करते हुए आगे बढ़ता है। इसको हम कहते हैं मानसून का लौटना। ये था आपका मानसून का शुरुआत और पूरा बारिश का मौसम। उसके बाद में ये था मानसून का लौटना। इस मानसून के लौटने के बाद में ही यहाँ पे ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है। हाँ, ये अक्टूबर नवंबर के आसपास का एरिया समय है, जहाँ पे कुछ क्षेत्रों में हम सुनते हैं ना कि दिल्ली, हरियाणा, इस तरफ ठंड में भी बारिश हो रही होती है, ठीक है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि इसको हम लौटता मानसून कहते हैं। इसका मुख्य रीजन कौन सा है? ये जेट धारा की दक्षिणी शाखा, ठीक। ये जो एरिया है जिसको मैंने आपको बताया, हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास लो प्रेशर रहेगा। लो प्रेशर का रीजन क्या है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं, इसके आसपास कंपैरेटिवली हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा और यहां से ये हवाएं जो है वो ऊपर उठने का प्रयास कर रही होती हैं, ठीक। आपको इस पूरे मानसून वाले टॉपिक में और मानसून का लौटना, इसमें कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो बताइएगा, अदरवाइज नोट करना शुरू करेंगे। हाँ,
जयंती के पीछे एरिया में जब दक्षिण पश्चिम से हवा जाता है तो उधर वर्षा नहीं होती है। जितनी नमी उसमें शेष रह जाएगी उसके हिसाब से वहाँ पे वर्षा होगी। असल में इसका ज़्यादातर जो वर्षा है वो इसी एरिया में समाप्त हो जाता है। जो डॉट डॉट दिख रहा है ये बता रहा है कि वहाँ पे नमी की मात्रा कम हो जाती है। हाँ दक्षिण पश्चिम से जाता है। हाँ गारो खासी जयंती के बीच में वर्षा हो जाता है। हाँ पीछे नहीं हो पाता। पीछे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, कंपेरेटिवली कम होता है। डॉट डॉट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम बारिश होगा। और ये महाराष्ट्र में जैसे कि वहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून में मतलब पश्चिमी घाट पूरा उसको रोक देता है हवा को। हाँ तो फिर महाराष्ट्र में सर वहाँ भी मतलब बारिश। महाराष्ट्र में जो मुंबई है वो ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, वो इस पश्चिमी घाट के यहाँ पे इस तरफ आता है, बिल्कुल तट में, तट से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है भाई? द्वीप पढ़े थे हम लोग कि छूट गया है वो टॉपिक? कोई भी? मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? चलो पहले तो इसका आंसर खोजो आप लोग, कहाँ लिखे हो ये तो पता चले आपको। सालसेट द्वीप पर, ठीक। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर। ये जो सालसेट द्वीप है वो लगभग इस तरीके से यहाँ पे महाराष्ट्र के बिल्कुल तटीय क्षेत्र में पश्चिम की तरफ आ जाता है, इसलिए वहाँ पे साल भर बारिश होती रहती है। इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, खास करके ये वाला एरिया जो कि आपके छत्तीसगढ़ के आसपास लगा हुआ एरिया है, यहाँ पे अपेक्षाकृत ज़्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कई बार न्यूज़ में रहता है ना कि इस तरह के किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है क्योंकि सूखाग्रस्त होता है, यहाँ पे फसल ज़्यादा नहीं हो पाती है और किसानों के लिए समस्या वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है यहाँ पे, इसलिए वहाँ के किसान कई बार आत्महत्या कर रहे होते हैं। और ये जो मुंबई वाला क्षेत्र है ये ज़्यादा बारिश की चपेट में रहता है। ठीक, चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज, मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु, हम बात कर रहे थे जलवायु की। मौसम क्या चीज होता है? आज मौसम बड़ा बेईमान है। सर वो क्षणिक है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता जलवायु। हाँ, तो ये बेईमान रोज नहीं रह सकता, किसी किसी दिन मतलब लंबे समय पे ईमानदार भी रहता है। तो जो कम समय के लिए है मौसम, लंबे समय के लिए जो औसत स्थिति है इसको जलवायु। याद रहेगा, मौसम बेईमान है। ठीक, तो मौसम चाहे तो एक शब्द में उसको नोट कर लीजिएगा। हेडिंग डाला, अपने शुरुआत हेडिंग डाला होगा भारत में जलवायु, उसके नीचे पहला एक कीवर्ड लिखिएगा मौसम। मौसम किसी स्थान की दैनिक अवस्थिति या दैनिक अवस्थिति या सूक्ष्मकालीन अवस्थिति को मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट, जलवायु किसी स्थान के, यहां से नोट कर लीजिएगा इसको, जलवायु किसी स्थान पे लंबे समय के मौसम के औसत को जलवायु कहा जाता है। जलवायु का डेफिनेशन यहां से नोट कर लीजिएगा, किसी स्थान के लंबे समय के मौसम के औसत को जलवायु कहा जाता है। भारत में जो मानसूनी जलवायु है ये लगभग हम 30 वर्ष का औसत, इसको हम अपना मौसम जलवायु मानते हैं।
उसके बाद में भारत की जलवायु किस तरीके की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक, उष्णकटिबंध कटिबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर चुके हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है भारत, इसलिए उष्णकटिबंध, और क्योंकि यहाँ पर मानसून से वर्षा होती है इसलिए यहाँ पे मानसून शब्द का यूज करके हम कहेंगे कि भारत जो है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। सर 30 वर्ष के मौसम का औसत एक लंबे समय तक हम औसत तो पढ़े हैं ना, हाँ, इसी तरीके का जो स्टैटिस्टिक्स है इसको एक लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के जो भी डिपार्टमेंट है भारत सरकार में, उसके द्वारा लंबे समय तक इस चीज को ऑब्जर्व करके और ये बताएंगे कि भारत में जो आगामी वर्ष है उसमें मौसम किस तरीके से होने वाला है। इसके बाद की चीजें आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन नोट कर सकते हैं, जैसे मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, इसका हिंदी मतलब हो, इस अरबी भाषा का जो शब्द है एक मौसम, इस शब्द से बना है मानसून, और मानसून का मतलब है ऋतु के साथ बदलने वाली हवाएं। ऋतु परिवर्तन के साथ बदलने वाली हवाओं को मानसून कहा जाता है। उसके बाद में भारत में 4 प्रकार के ऋतुओं की चर्चा करेंगे। अब दिख रहा है? सबसे पहला है आपका ग्रीष्म ऋतु, मार्च से अप्रैल मई जून तक लगभग। स्कूल कब खुलता है हमारा? 16 जून के आसपास। इसके पहले तक बंद क्यों रहता है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो मई जून तक आपका ग्रीष्म ऋतु हो गया। इस समय जो बारिश होती है इसको कहा जाता है प्री मानसून रेनफॉल। इसका रीजन क्या है? वही टेम्परेचर और प्रेशर वाला सारा खेल है। लू की वजह से या गर्मी के मौसम में जो गर्म हवा चलती है जिसको हम लू कहते हैं, और आर्द्रता जहां जहां से इसको पानी मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, इसको इकट्ठा करते हुए ये क्या करती हैं, कुछ जगहों पे वर्षा कर रही होती हैं। बारिश में वैसे मानसून एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अभी भी कॉन्क्रीट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी भी साइंटिस्ट इसको लेकर के बहुत, मतलब जैसे कि आप देखते हो ना कि भारत में प्रिडिक्शन कुछ और किया जाता है, सिचुएशन कुछ और निकल के आता है। मानसून को अभी भी ठीक से हम क्रैक नहीं कर पाए हैं कि ये कब आएगा कब जाएगा। सर अभी अल नीनो और ला नीना का भी इफेक्ट पड़ा है। हाँ, अल नीनो और ला नीना आपका जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी क्षेत्र है उसके गर्म होने और ठंडा होने की वजह से ये अल नीनो और ला नीना की स्थिति उत्पन्न होती है। ये एक लंबे समय का या एक लंबे अंतराल पे इसको ऑब्जर्व करके ये बताया जाता है कि किस समय यहाँ पे एल नीनो आएगा, ला नीना आएगा, पर इसका इफेक्ट हम बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब कौन सी सिचुएशन आने वाली है। गर्मी के मौसम में जो बारिश होती है कुछ फसलों के लिए लाभदायक है और इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि केरल कर्नाटक में इसको मैंगो शावर या आम्रवृष्टि कहा जाता है। कर्नाटक केरल में चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, कॉफ़ी की फसल के लिए बहुत अच्छा है। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और असम में चाय वर्षा कहा जाता है। इसके बाद में 2-3 और नाम है, इसको भी नोट कर लीजिएगा।
असम में चाय वर्षा के बाद में, असम में ही इसको एक और नाम से जानते हैं, बोडो चिला। चिला पता है सभी को? छत्तीसगढ़ में किससे बनता है ये? चावल, चावल को इसी से बना देते हैं चिला, चावल के आटे से। ठेठरी किससे बनता है? और खुरमी? मैदा से, चावल से? कौन था ये? बस मैं खाती हूँ, बनाती नहीं हूँ। कौन सा? यहाँ पे चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक और केरल में। अड़ीसा किससे बनता है? चावल से कि गेहूं से? गुड़ डालते हैं कि शक्कर डालते हैं? शक्कर वाला भी बनता है क्या? इसको क्या बोलते हैं? इसको भी अड़ीसा बोलते हैं? अच्छा, ठीक। यहाँ पे जो असम में चाय वर्षा है या टी कह सकते हैं टी वृष्टि है, इसको हम बोडो चिला के नाम से भी जानते हैं। ठीक। भारत में जो पूरे 100% जो बारिश है, इसका 10% ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, शीत ऋतु, सॉरी वर्षा ऋतु। स्कूल खुलना शुरू होता है और शुरुआत करते हैं हम शीत ऋतु, आपका वर्षा ऋतु से, जहाँ पे बच्चों के लिए बढ़िया बहाना मिल जाता है, आज बारिश हो रही है, स्कूल नहीं जाएंगे। जून से लेकर के लगभग सितंबर तक आपका वर्षा ऋतु है। जहां पे लगे कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा। जून में वर्षा का आगमन साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून से, और भारत में लगभग 75% वर्षा इसी बारिश के मौसम में ही या वर्षा ऋतु में हो जाती है। उसके बाद में ये जो पूरा एयर मास था, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ये लौटते हुए मानसून की बात नहीं हो रही है ना, ये वही मानसून है जो कि आपका अभी बारिश के मौसम में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चल रहा है। एक है अरब सागर की शाखा जो कि पश्चिमी घाट से टकरा गया, दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा जो कि सीधे आगे चल करके पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ चलता है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स और खासी में ये टकरा करके वहां पे खूब वर्षा करता है। मासिन राम या चेरापूंजी सब पता ही है आपको। अरब सागर की शाखा
केरल यहाँ पे पहले टकराएगा, केरल में सबसे पहले बारिश होती है। अरब सागर की शाखा में एक और चीज बस ऐड कर लेंगे। यहां तक नोट कर चुके अरब सागर के बारे में। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे। यहां पर इस पश्चिमी घाट में ये जो हवाएं हैं पश्चिमी घाट से टकरा करके जब ऊपर उठ रही होती हैं, इस पूरे इफेक्ट को कहा जाता है ट्रिगर इफेक्ट। ट्रिगर इफेक्ट एक सिंपल सा प्रश्न आपको पूछ सकता है कि ट्रिगर इफेक्ट किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्वतों से टकराकर इस पूरे हवा का ऊपर उठना, इसको कहा जाता है ट्रिगर इफेक्ट। अरब सागर शाखा का पर्वतों से टकराकर ऊपर उठना ट्रिगर इफेक्ट कहलाता है। अरब सागर शाखा का पर्वतों से टकराकर ऊपर उठना ट्रिगर इफेक्ट कहलाता है। ठीक, इसके बाद में इसको कंटिन्यू कर सकते हो आप। बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा दिल्ली, पंजाब इस क्षेत्र में आकर के मिलती है। वृष्टि छाया प्रदेश सभी को पता है कहां कहां पे डेवलप होगा। अच्छा, ऐसे ही बता दो तो कहां कहां पे डेवलप हो सकता है वृष्टि छाया प्रदेश? पूर्वी घाट में होगा क्या? पूर्वी घाट में नहीं है। पश्चिमी घाट में? पश्चिमी घाट के पूर्व की तरफ होगा, अरावली पर्वत के आसपास। अरावली के पश्चिम में होगा, पूर्व की तरफ नहीं होगा। विंध्याचल सतपुड़ा के आसपास नहीं है। यहाँ पे जो हवाएं हैं वो इन दोनों के बीच से जा करके बारिश करती हैं। ठीक है, इनको नदियों से भी कुछ मॉइस्चर मिल जाता है वहां पे। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट शरद ऋतु। यहां पे जो सेकंड वाला मैप मैंने जो डिस्कस किया था आपसे, लौटता हुआ मानसून, उससे संबंधित है शरद ऋतु, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, भारत में जितना 100% बारिश है, उसका लगभग 10 से 12% यहां पे शरद ऋतु के समय प्राप्त होता है। अच्छा, लौटता हुआ मानसून अरब सागर से भी कुछ बारिश लेके चलेगा क्या? अरब सागर से भी कुछ मॉइस्चर लेके कहीं पे बारिश करेगा? लौटता हुआ मानसून, दिमाग में मैप इमेजिन करो और मैप जो मैंने एयर का सर्कुलेशन आपको बताया था उसको वहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो और ये बताओ कि लौटता हुआ मानसून आपका अरब सागर शाखा से भी कुछ मॉइस्चर लेकर कहीं पे बारिश करेगा क्या? इमेजिन कर पा रहे हैं? जो जेट धारा था दिल्ली की तरफ से चलना शुरू हुआ, इधर चला असम की तरफ, असम की तरफ से नीचे आया,
नीचे आएगा तो बंगाल की खाड़ी पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी से ही मॉइस्चर लेगा और बाकी के एरिया में बारिश करता हुआ चलेगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट पर। लेकिन किस तरफ नहीं चल रहा है, ये पश्चिमी घाट की तरफ नहीं आ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रेशर है, जेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका बहाव बहुत तेज होता है, ठीक है, जेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका बहाव बहुत तेज होता है। इसको आपका दिल्ली से इसका जो बहाव है वो सीधा पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ हो जाता है, दक्षिण की तरफ नहीं मुड़ पाता है, ठीक है, इसलिए वहां पे कोई भी आप अरब सागर की तरफ इसका बहाव नहीं रहता है। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर वर्षा करता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर वर्षा करता है। यहां तक हो चुका हो तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा शीत ऋतु। भारत की सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या संवहनीय वर्षा? दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून का लौटना किस हिस्से से प्रारंभ होता है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व? उत्तर पश्चिम। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से कहां पर वर्षा होती है? गुजरात, कोरोमंडल, कोंकण या मालाबार? उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसी को कहा जा रहा है। लौटता मानसून जो है ना, लौटता हुआ मानसून जो कि आपका बे ऑफ बंगाल से होकर के चल रहा है, इसको कहा जा रहा है, ठीक है। इससे कहां पे बारिश होती है? तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, और केरल के तट को मालाबार। इसमें करंट अफेयर से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको देखिएगा। इनमें से किस चक्रवात ने विशाखापट्टनम को प्रभावित किया था? वर्दा, अबूशा, हुदहुद या चपला? जिस समय ये चक्रवात आया था, याद होगा आपको, हुदहुद नाम से कोई चक्रवात आया था, ठीक है। तो उस समय ये करंट अफेयर का भी टॉपिक था और उसका एक क्वेश्चन भी बन गया आपको, जलवायु से भी रिलेट हो गया और करंट अफेयर भी कवर हो गया वहां पे। भारत में वर्षा किन पवनों से होती है? उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून? अच्छा, ये तो बता चुके थे आप, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है? जो डेली टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मैदान, अंडमान द्वीप या राजस्थान के मरुस्थल? राजस्थान के मरुस्थल। यहां पे मैंने एक चीज आपको एक लाइन बोला था कि लैंड एरिया बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है, और जो एरिया जितना ज्यादा जल्दी गर्म हो रहा है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। आपका मरुस्थल दिन में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा और रात में बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा मरुस्थल क्षेत्रों में, ठीक, यहां तक नोट कर चुके। नेक्स्ट है शीत ऋतु। ये जो पश्चिमी विक्षोभ लिखा हुआ है ये वही है, पश्चिम की तरफ जो भूमध्य रेखा से जो चली हुई आपका नमी युक्त वायु थी, इसी को कहा जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ। हाँ, ये इसी पश्चिमी विक्षोभ को ही जेट पवन या जेट धाराएं भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ, जेट पवन, जेट धारा,
ये सभी एक ही चीज़ है। इन सभी का निर्माण भूमध्य रेखा भूमध्य सागर के आसपास से होता है। ठीक, और भारत में लौटते हुए मानसून के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है जेट धाराएं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, चीज़ों को आप मैप में इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, दिमाग में मैप दौड़ रहा होना चाहिए। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, मकर रेखा किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर, हाँ सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध की। सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में कौन सी घटना घटती है? ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब, मैं जब लाइन बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में चीजें पिक्चराइज हो रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत जब मैंने कहा तो किस तरफ का क्षेत्र? उत्तर आपका जम्मू कश्मीर, पश्चिम गुजरात का, दोनों के बीच का राजस्थान वाला क्षेत्र। उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब या उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब या उत्तर पश्चिम भारत में तापमान का बढ़ना या इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसको बहुत तेजी से अगर दिमाग में पिक्चराइज कर पा रहे हो तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हो। उच्च वायुदाब, क्यों? हाँ, इसका रीजन क्या है कि सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ रही हैं? मकर रेखा पर। यही चीज अगर उल्टा हो जाए तो कर्क रेखा पर पड़ने लगे तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए शीत ऋतु के बारे में इतनी चीजें नोट कर चुके हैं आप। चाहे तो ये वाला इमेज जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये किससे संबंधित है? आपके लौटते हुए मानसून से संबंधित है। भारत में लौटता हुआ मानसून उससे संबंधित है ये वाला डायग्राम आपका। और बाकी का जो सारा नोट्स है वो मैं दोनों मैप के साथ में अपलोड कर दूंगा। हाँ ठीक है, इसको भी अपलोड कर देंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ये जो झुकाव है पृथ्वी पर किन किन चीज़ों को इफेक्ट करता है? दैनिक मतलब आपका दिन या रात का होना, और सेकंड है आपका मौसम का परिवर्तन। मौसम का परिवर्तन को इफेक्ट करता है, ठीक है। और दिन रात का होना भी इफेक्ट करता है क्या? दिन रात का होना किस पर निर्भर है? पृथ्वी के घूर्णन पर। इनमें से कौन सा भारत की मानसूनी जलवायु से संबंधित नहीं है? अल नीनो की अस्थायी गर्म धाराएं, हिंद महासागर के दक्षिण भूमध्य सागरीय भूमध्य गर्म धाराएं, पश्चिमी विक्षोभ या बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफान। फिर से सुनिएगा, इनमें से कौन सा मानसूनी जलवायु से संबंधित नहीं है? भारत की मानसूनी जलवायु से संबंधित नहीं है। अल नीनो, हिंद महासागर की गर्म धाराएं, पश्चिमी विक्षोभ या बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफान। अभी मैंने बताया था कि एल नीनो
अल नीनो, ला नीना, ये सब एक डिफरेंट टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, पर ये इफेक्ट करता है। न्यूज़ में आपको मिलेगा कि इस तरफ जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, यहाँ इसके पश्चिम में जो आपका जो स्थान गर्म हो जाता है, इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है, इसको हम अल नीनो या ला नीना से रिलेट करते हैं। ठीक, उसके बाद में हिंद महासागर इस तरफ होगा, हिंद महासागर में उत्पन्न गर्म धाराएं। उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ से जो चली थी हवाएं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और लास्ट है आपका बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफान। इनमें से कौन सा मानसून से संबंधित नहीं है? जेट स्ट्रीम जो है वो मानसून से संबंधित नहीं है। इस एरिया में जो भी हलचल हो रहा है ये मानसून से संबंधित है। ठीक है, जेट स्ट्रीम आपका मानसून से संबंधित नहीं है। इनमें से किस जगह पर औसत वर्षा सबसे कम होती है? ये थोड़ा सा आपको मैप में किसी राज्य का एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगा, तब ये ज़्यादा आपके सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। जैसे कि सब ऑप्शन राजस्थान के ही हैं, पर ऑप्शन सुनिएगा, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और पोखरण। जैसलमेर, इसमें यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान के बाकी एरिया के मुकाबले। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? मासिनराम, चेरापूंजी, या इसी को असम घाटी भी कहा जाता है। न्यूनतम औसत वर्षा, न्यूनतम अभी आपने बताया था, न्यूनतम औसत वर्षा लद्दाख में, अच्छा ये लद्दाख में जो बारिश होती है कह सकते हो कि बर्फबारी के तौर पे होती है। ठीक है, सबसे सूखा एरिया कौन सा है कह सकते हैं? तो सबसे सूखा एरिया अभी आपने बताया था जैसलमेर। सबसे ज्यादा पांतर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर में चेंजेस राजस्थान में। ठीक, यहां तक कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद में कुछ पॉइंट्स नोट करके ऐड कर लेंगे जो कि एग्जाम में पूछे तो गए हैं, पर यहां पे क्लास में जो चीजें कवर नहीं हो पाती हैं, सिर्फ एग्जाम में कभी रैंडमली कोई चीज पूछ लेता है, उसको आप यहां पे नोट कर दीजिए। यहां तक हो गया क्या सभी का? ठीक है, यहां तक कंप्लीट करिएगा। उसके बाद में जिनका हो गया है नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट पीएससी में किसी वर्ष में पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान डैश करके, मतलब पूछा है कहां पे स्थित है, डैश करके नोट कर लीजिएगा। जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान डैश करके जबलपुर, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानसून, भारतीय मानसून अल नीनो और अल नीनो और ला नीना से भी प्रभावित होते हैं। अल नीनो और ला नीना से भी प्रभावित होते हैं। भारतीय मानसून अल नीनो और ला नीना, अल नीनो और ला नीना से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये एक दो पॉइंट है जो एग्जाम में मतलब नॉर्मली सीजीपीएससी व्यापम के सिलेबस में कवर नहीं होते हैं,
पर कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है। इसका रीज़न क्या है कि कई बार पीएससी जो है वो दूसरे राज्यों के पीएससी के क्वेश्चन भी उठा लेता है, और दूसरे राज्यों के सिलेबस हो सकता है कि इससे ज़्यादा ब्रॉड हो, वहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन उठाते समय एग्जामिनर को पता नहीं है सिलेबस की क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, तो वो रैंडमली वो क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ठीक, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपका फसल वाले टॉपिक से भी रिलेटेड है। इनमें से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसको कि, अब यहां से क्वेश्चन में आपको क्लू मिलना शुरू होगा, जहां पे गर्म आर्द्र जलवायु और पूरी तरीके से शुष्क भूमि चाहिए, मतलब वहां पे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए मतलब नमी होनी चाहिए उसमें, और जमीन पे पानी ठहरना नहीं चाहिए। इसकी खेती के लिए आदर्श दशाएं 20 डिग्री से लेकर के इसके लिए आदर्श तापमान 20 से लेकर के 30 डिग्री होता है। ऑप्शंस हैं चाय, कॉफी, तंबाकू, चावल। चाय, कॉफी, तंबाकू और चावल। चाय, इसके लिए जो चाय की खेती के लिए ये सबसे उपयुक्त दशाएं हैं। ठीक है, तो भारत में लौटता हुआ मानसून और मानसून से संबंधित कुछ शब्दावली है, अलग अलग राज्यों में इसको किस नाम से जानते हैं, ये सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा। काल बैसाखी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न पूछा जा रहा है काल बैसाखी इनमें से क्या चीज है, मतलब क्या है, तो एक हवा है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक, भारत में कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, या कोई नहीं? पर्णपाती वन। ठीक, आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपका नोट्स कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ है? ठीक है, कल हो जाएगा। कल आज कंप्लीट कर लीजिएगा, कल क्लास में जो इतना नोट करेंगे उसको उतना दे दीजिएगा, उसको अपलोड कर देंगे। चलिए आप लोग ब्रेक ले लीजिए, फिर मैथ्स की क्लास करिएगा। ओके, थैंक यू।